मैंने ऐसा सुना है सर कि जब नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है, वो जैसे भी हो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, तो व्यक्ति अगर आज यहाँ है ना, एक सिचुएशन पे आके वो यहाँ पहुँच जाता है। आप बताइए, ये होता है? ये बिल्कुल होती है। अगर वो नीच भंग किसी ऐसे घर का हो जो मेरी कुंडली में बहुत महत्व रखता है। कौन कौन से होते हैं ऐसे? मेरा लगन, मेरा सेल्फ, मेरा लक 9th हाउस, मेरा करियर 10th हाउस, मेरी माइंड और मेरी बुद्धि 5th हाउस, मेरा 4th हाउस। अगर किसी को नीच भंग वाले प्लैनेट्स मिले हैं और नीच भंग हो भी रहा है एक तरीके से, 2 से 3 से, तो क्या ये उसका पास्ट लाइफ कर्मा है? वो बेचारा क्या क्यों लेके आया है ऐसे ग्रह? कुछ तो होगा पास्ट लाइफ से कनेक्शन। अगर आप कोई ग्रह नीच लेकर आए या वीक लेकर आए, इसका मतलब है आपने उस एनर्जी को लास्ट लाइफ में मिसयूज किया था। सूर्य जिस चीज़ का कारक होता है ओरिजिनली, अगर हम काल पुरुष की कुंडली भी लें, क्योंकि मेष लग्न तो काल पुरुष का ही है, वहाँ जिन जिन हाउस का कारक है या कैसे भी कारक है सूर्य, उस तत्वों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या इस नीच भंग होने का? जैसे कि यश का कारक सूर्य माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके बारे में भी एक नियम और आएगा। अब जिस ग्रह को हम नीच कर रहे हैं, अगर वो उस भाव में बैठ जाए जहाँ पर उसे दिग्बल मिलता है, तो हम कहते हैं उसकी नीचता का असर, उसकी सिग्निफिकेशन, जो आपने शब्द यूज़ किया है नेचुरल सिग्निफिकेशन, के ऊपर नहीं पड़ेगा। नीचता खत्म। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हमने नीच भंग राजयोग को डिस्कस किया है। नीच भंग क्या होता है, कौन सा ये योग होता है, कुंडली में किस किस तरीक़ों से ये नीच भंग बनता है, और यही नीच भंग राजयोग कब बनता है, यानी कि जब ये नीच भंग राजयोग किसी की कुंडली में बनता है तो कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, कैसे आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा देता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट टॉपिक है ना, इतना डीप टॉपिक है कि सब कुछ एक पॉडकास्ट में डिस्कस करना हमारे लिए भी संभव नहीं था, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाए, आपको अपनी कुंडली की जानकारी हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिन प्लैनेट्स को नीच का समझ के बड़ा बुरा समझ रहे हैं कि अरे ये तो कोई फ़ायदा नहीं देने वाले, वही आपके लिए आपकी लाइफ में लक क्रिएट कर दें, आपकी डेस्टिनी बदल दे। तो ये कब होता है, इसकी बहुत सारे ना क्लॉज है, बहुत सारी कंडीशंस है। तो उन कंडीशंस को आज हमने डिटेल में जाना है, क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं वो बहुत सालों से ज्योतिष की विद्या देते आए हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कई डिफरेंट अकेडमीज़ में बड़े पदों पर कार्य कर चुके हैं और फिलहाल रनाउंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी नितिन कश्यप सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार इला जी, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। हमने सोचा नितिन सर कि आज स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस के लिए एक मास्टर क्लास ली जाए, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स को तो देते ही हैं, हमारे ऑडियंस को भी दे दीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि अपने अपना बर्थ चार्ट जो है वो आप ओपन कर लें, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम किन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, किन प्लैनेट्स की कहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल सर, जब भी हम नीच भंग सुनते हैं तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं कि अच्छा नीच भंग बन गया, अब तो बड़े मज़े आने वाले हैं, अब तो मेरे सारी चीज़ें ना सही हो जाएंगी। नीच भंग क्या है? ओके, पहले तो इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि इस पर डिस्कशन कम होता है। एक सोचिएगा किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नीच का है तो नाउम्मीदी हो जाती है कि यार ये सबसे बुरी पोजीशन में है। तो ये पॉडकास्ट से क्या होगा, जो नाउम्मीदी से उम्मीदी की ओर जाने वाला जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। तो आपने सही कहा कि नीच भंग सुनते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने देखा है कई एस्ट्रोलॉजर को, और हमारी फील्ड में क्योंकि हम ये काफ़ी कॉमन देखते हैं कि नीच भंग देखते ही क्लाइंट को बताया गया आपकी कुंडली में नीच भंग है, और वो ये परसीव कर लेता है कि अब तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो इतना भी अच्छा नहीं है जितना वो अच्छा बताया गया, और उतना बुरा भी नहीं है जितना नीच ग्रह होता है। तो अगर आप कहें नीच भंग क्या होता है, तो हम ये कहते हैं जब कोई ग्रह नीच अवस्था में हो तो शास्त्र ये कहता है कि वो ग्रह अपने फल देने में अक्षम हो गया, मतलब वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, जो उसकी कैपेबिलिटी थी उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएगा। अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब चार्ट आता है तो कोई भी ग्रह 3 तरह के परिणाम देता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा मेष लगन है, सबसे सिंपल लगन से चालू करते हैं, और मेरी पत्रिका में सूर्य तुला राशि का 7th हाउस में बैठा है, ठीक है। अब
सूर्य नीच का हो गया तुला राशि में। तो एक इसका अर्थ ये है कि सूर्य जो कि पिता का कारक है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, वो नीच हो गया, तो ये फादर के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। एक थिंकिंग ये है। जनरल। दूसरा, क्योंकि इस कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव में आई जिसका ओनर सन है, तो दूसरा परसेप्शन या लोगों की थिंकिंग ये है कि अरे मेरा पांचवा घर खराब हो गया, मेरी संतान, मेरी विद्या और मेरी लाइकिंग्स, मेरा अफेयर वगैरह, इन सब से संबंधित परेशानी आएगी क्योंकि वो फिफ्थ लॉर्ड होके नीच हो गया। और तीसरा, क्योंकि वो कुंडली के सप्तम भाव में विराजित है, तो ये दिमाग में आता है कि भाई मेरी तो शादी गई, मेरा मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट आएगा, मेरे बिजनेस खराब हो जाएगा। तो नीच होने पर हमें लगता है ये 3 जगह पर इम्पैक्ट आता है लोगों के दिमाग में कि भाव जहाँ का वो स्वामी है, जहाँ वो बैठा है, और जहाँ का वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, राइट। तो हमें पहले नीच भंग समझने से पहले ये समझना होगा कि ये 3 अलग अलग फल हैं, और हर नीच भंग जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है। क्योंकि फल इतना इजी नहीं कि बोल दिया किसी को नीच भंग हो गया तो क्लाइंट ये पूछेगा आपसे कि इसका मुझे क्या फ़ायदा है, राइट। आप खाली बोल कर बच नहीं सकते हैं कि नीच भंग है, तो वो उसका काउंटर क्वेश्चन आता है कि सर अगर आपने नीच भंग बताया तो बताइए इसका फल क्या होगा। तो हम एक एक करके उस पर आते हैं। तो पहली कंडीशन से चालू करें। हाँ जी, क्योंकि कंडीशंस जानना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो ग्रह नीच का है और जिस राशि में नीच का है उसका मालिक चंद्रमा से केंद्र में हो। ओके, चंद्रमा से काउंट करना है जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सही कह, जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से काउंट करना है। कितने घर? 4, 7, 10 या चंद्रमा के साथ। तो केंद्र कहा जाता है 1, 4, 7, 10 को। तो अगर चंद्रमा से केंद्र में है तो हम कहते हैं ये नीच भंग हो गया। अच्छा, इसके ऊपर कुछ ग्रंथकारों ने अलग ओपिनियन भी दी है, मैं साथ साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। ये भी कहा जाता है कि अगर इवन लगन से भी केंद्र में हो, यानी हमारी कुंडली के लगन में हो, 4th में हो, 7th में हो, 10th में, तो भी नीच भंग हो जाता है। लेकिन मेरे अनुभव में ये नहीं आया, और काफ़ी ग्रंथकारों ने इसको, जो संस्कृत का श्लोक है उसको जब ब्रेक करके लिखा, जिनको संस्कृत आती है वो समझ जाते हैं, तो पता लगा नहीं, यहाँ पर उन्होंने चंद्र लगन की बात की है, चंद्र और लगन की बात नहीं की है। मतलब चंद्रमा, केवल चंद्रमा से देखना है। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया उसी पर चलते हैं। चलिए, हमने कहा मेष लगन, हमने कहा सूर्य नीच का 7th हाउस में। तो जो पहली कंडीशन है वो ये कह रही है कि अगर जहाँ ग्रह नीच का है उसका स्वामी इस चार्ट में वीनस बनेगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का है। अगर शुक्र चंद्रमा से केंद्र में हो, आप कोई घर बताइए, कहीं भी बैठाइए चंद्रमा को, इट्स अप टू यू, आप बताइए कि चंद्रमा, 11th में बैठा चलो 11th में बैठाते हैं। 11th हाउस पर उंगली रखते हुए अगर उसी चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा हो, या मेरी कुंडली के 2nd हाउस में, क्योंकि वो चंद्रमा से चौथा हो जाएगा, वहाँ शुक्र बैठा हो, उससे 7वें घर में यानी पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, चंद्रमा से 10वें घर में यानी कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठा है, तो ये नीच भंग हो गया। ओके, ठीक है। अब नीच भंग हो गया तो क्या करें, क्या फायदा? देखिए, अगर किसी घर का मालिक नीच हुआ, किसी घर में प्लैनेट नीच हुआ, क्षमा कीजिएगा, तो उस घर का नुकसान होना चाहिए। जैसे यहाँ 7th हाउस में हो, तुम कहते हैं मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम रहेगी। जब उसका स्वामी, यानी इस केस में वीनस, मून जो कि माइंड को इंडिकेट करता है, आपके इमोशन को इंडिकेट करता है, उससे कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट मतलब 1, 4, 7, 10 में हो जाए, या उसके साथ बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि ये 7th हाउस के लिए अच्छा है। अच्छा, ठीक है। मतलब इस नीच भंग का क्या एडवांटेज रहेगा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी तो चल जाएगी, उसको लेकर टेंशन नहीं है, चाहे सूर्य 7th हाउस में नीच का बैठा है तो भी। तो ये वहां के लिए नीच भंग हुआ। इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या मेरे पंचम भाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि पंचम का स्वामी था सूर्य? तो उत्तर है नहीं। इस कॉम्बिनेशन का एक जो प्लस पॉइंट है वो उस घर के लिए है केवल जहां पे ग्रह नीच का बैठा है। ओके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से इसी को और पक्का करते हैं। हम ले लेते हैं, आप लगन बताइए कोई। मीन लगन ले लीजिए। मीन लगन ले लेते हैं। मीन लगन में अब कोई ग्रह भी नीच कर दीजिए। शुक्र कर दीजिए नीच का। ओके, फाइन। सो आपने कहा कि मीन लगन है, 7वें घर में शुक्र नीच का बैठा है। अब हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन जो हमने अभी पहले डिस्कस की, अगर लगाना है तो हम देखेंगे चंद्रमा जहां भी बैठा है कुंडली में, वो भी आप बिठाइए। 12वें में बैठा दीजिए। फाइन।
तो चंद्रमा 12वें में बैठा, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जिस घर में ग्रह नीच का हुआ उसका मालिक बनता है मरकरी, 6 नंबर का, यानी कन्या राशि का। में नीच का हाँ, मेरे छात्र 6 नंबर बोलते हैं, मैं डांट देता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है। डेफिनेटली लोगों को तो 6 नंबर ही समझ आएगा, वो कन्या राशि है। हाँ, सो कन्या राशि का स्वामी मरकरी हुआ, तो अगर वो बुध चंद्रमा अपने 12वें में बैठाया, तो अगर चंद्रमा के साथ ही बैठा है एक, या चंद्रमा से चौथे बैठा है, चौथे मतलब आपके कुंडली के तीसरे घर में, या चंद्रमा से 7वें बैठा है यानी कि छठे घर में, या आपके नवम भाव में बैठा है यानी चंद्रमा से 10वें घर में, तो हम कहेंगे ये डेबिलिटेटेड वीनस का जो नेगेटिविटी 7th हाउस पर थी वो यहाँ पर अब नहीं रही। सप्तम के लिए तो ये कहानी ठीक है। तो पहली कंडीशन से हम ये देखते हैं कि किस भाव का स्वामी है, नीच का है, और उसके स्वामी को चंद्रमा से काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब बुध जहाँ का मालिक है, क्या उस हाउस पे भी ये नीच भंग होने का प्रभाव पड़ेगा? शुक्र जहाँ का मालिक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सॉरी, शुक्र जहाँ का। आप कह रहे हैं कि जो शुक्र जहाँ का अधिपति है, क्या उसका भी इम्पैक्ट रहेगा? इस कंडीशन में तो नहीं, इस कंडीशन में तो नहीं। हम कहेंगे केवल सप्तम भाव का फायदा है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन, क्योंकि आपको मैंने कहा था, आपने अपनी तरफ से रैंडम चार्ट बोला, वीनस कारक है रोमांस का, राइट, लग्जरी का। अब अगर रोमांस का कारक 7th हाउस में ही नीच हो जाए, तो आपकी पार्टनर का जो सिलेक्शन है, चॉइस ऑफ पार्टनर है कि मुझे ये पसंद है या ये मुझे अच्छा लगता है, उसको लेकर संशय हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको पसंद ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि बाकी समाज कह रहा है यार किसको पसंद कर रहे हो, ये तुम डिजर्व नहीं करते हो, या तुम इससे बेटर डिजर्व करते हो, तो ये वाली कंडीशन लग जाती है। तो यहाँ मरकरी अगर नीचभंग कर देता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो हम ये कहेंगे इन स्पाइट ऑफ दोज नेगेटिविटीज जो प्रोवाइड की जा रही है, ये फिर भी रिश्ता चला लिया जाएगा, इसका फायदा रहेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है जिससे कि उस घर का फायदा होता है जहाँ पे ग्रह नीच का बैठा है। ओके, तो ये कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया, एंड आई होप कि आपने भी अब तक अपनी कुंडलियों में लगा के देख लिया होगा। एक कंडीशन ये है नीच भंग की। करेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या है? मान लीजिए किसी का चंद्रमा से केंद्र में ना हो, भंग नहीं हो रहा हो, तो क्या बस हम यही देखेंगे या और भी कंडीशंस लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो ग्रह नीच है वो कहीं तो उच्च होता होगा चार्ट में, आपके नहीं बैठा है उच्च का, वो ठीक है, लेकिन किसी राशि में तो वो उच्च का होता ही है। उस राशि के स्वामी को उच्चनाथ कहा जाता है। आई रिपीट कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो सूर्य का उच्चनाथ मंगल हुआ जी। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो उसका चंद्रमा का शुक्र हुआ। मंगल उच्च होता है मकर में, तो उसका उच्चनाथ शनि हुआ। तो ये उच्चनाथ शब्द मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे दर्शकगण कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं जहां पर वो ग्रह उच्च का होता है वो उसका उच्चनाथ। अब अगर वो भी चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, ठीक है, लॉर्ड ना आए, उसका उच्चनाथ आ जाए, तो भी ये नीच भंग में काउंट होता है। ठीक है। फिर वही पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपने कहा था, मैंने आपको कहा था मेष लगन में 7वें घर में सूर्य नीच का। हाँ जी। अब हमने कहा सूर्य नीच का है तो ढूंढते हैं सूर्य कहाँ उच्च का होता है। पता लगा मेष राशि में होता है। अब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो हम देखेंगे कि चंद्रमा से मंगल अगर 1, 4, 7, 10 में है, केंद्र में है, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी नीच भंग हो गया। पर एक बहुत बड़ा पर है यहाँ पर। इसका एक बड़ा जो फर्क है पहले वाली कंडीशन से वो ये है, पहले वाली कंडीशन में हमने किस हाउस को अच्छा कहा था? जब सुन नीच का हुआ था 7th में, तो हमने कहा 7th को नुकसान नहीं होगा। हाँ। लेकिन जब आपका उच्चनाथ केंद्र में जाता है तो आप जहाँ के मालिक हैं, जो ग्रह नीच का है वो जहाँ का मालिक है 5th हाउस का हुआ, 5th हाउस का। बहुत बढ़िया। तो सोचिए कि एक ज्योतिषी के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए कितना फर्क है। पहले केस में नीच भंग को आप कह रहे थे कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, और सेम चार्ट में बस कंडीशन बदली तो अब हम कह रहे हैं आपकी एजुकेशन और आपके बच्चों के लिए अच्छा है। तो ये नीच भंग में बड़ा मजा आता है। मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया कि अलग अलग सूत्र नीच भंग होने पे अलग अलग फायदे देते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा कह देना बस नीच भंग है तो फायदा है, वैसा नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि पंचम के लिए अच्छा हुआ। दूसरा आपने एक और केस लिया था, मीन लगन का था। मीन लगन का था। अब उस पर आते हैं। आपने कहा था मीन लगन है, सप्तम भाव में आपका शुक्र नीच का है। अब हम कहेंगे पहले ये ढूंढेंगे शुक्र कहाँ उच्च का होता है। तो पता लगा शुक्र मीन राशि में 12 नंबर की राशि में उच्च का होता है।
तो हम कहेंगे शुक्र का उच्च नाथ बृहस्पति है। वो कहाँ बैठा है देखो। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है बृहस्पति। अगर वो चंद्रमा से केंद्र में है, यानी चंद्रमा से 12वें हाउस में था चंद्रमा 12वें घर में था, तो हम ये करेंगे कि क्या 12वें में चंद्रमा के साथ गुरु है, एक है, तो हम कहेंगे आपका नीचभंग हो गया। अगर वो तीसरे घर में है कुंडली के, तो वो चंद्रमा से चौथे हुआ तो कहेंगे नीचभंग हो गया। छठे घर में है तो कहेंगे नीचभंग हो गया। और 10वें घर में है, 9वें घर में है, क्षमा कीजिएगा, तो भी कहेंगे नीचभंग हो गया। चंद्रमा से 10वां, कुंडली का 9वां। तो अगर बृहस्पति इन भावों में है तो हम इसको नीचभंग लेंगे। अब इसका एडवांटेज कहाँ रहेगा वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इला जी, कि मीन लगन में वीनस के साइन कहाँ कहाँ आते होंगे? एक तो 8वें घर में बहुत आता बढ़िया। है, और 12, 1, 2, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। 3, 2 पर आ गए थे 2 पर आप। आ गए। हाँ 12, 1, 2 तीसरे घर में आ गया। बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे बोला कि अगर ये पत्रिका आएगी तो हम कहेंगे इस नेटिव के लाइफ में 3rd हाउस, तीसरा घर जो कि भाई बहनों का है, पराक्रम का है, वहाँ का कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसको जो नीच हुआ था उस नीचता में भंग हो चुका है और बस यहाँ इसका एडवांटेज रहेगा। सिमिलरली 8th हाउस पैटर्नल गुडविल का है, बाप दादाओं से मिले नाम का है, और ऐसी और बहुत सारी चीज़, ऑकल्ट का है, ज्योतिष का है, रिसर्च में जाने का है। तो हम कहेंगे वहाँ पर जो नकारात्मक प्रभाव हमें दिख रहा था उसके स्वामी के नीच होने की वजह से यहाँ पे नीचता ही नहीं है, भंग हो गई। भंग हो गई। तो ये 8th हाउस के लिए भी ठीक है एंड 3rd हाउस के लिए भी ठीक है। हाँ। एंड 7th के लिए तो है ही ठीक। नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। आपने जो बोला पहला प्रिंसिपल 7th के लिए अच्छा था। हाँ। और अगर ये तीनों प्रिंसिपल लग रहे हो इस नीच के प्लैनेट पे, हाँ, तो दोनों, फिर ये राजयोग है। जो आपने शब्द यूज किया था नीच भंग राजयोग, हाँ जी। वो तब बनेगा जब भैया मेरे वो 2 घर भी बचे जिसका मैं मालिक हूँ, और वो घर जिसको मैं खराब कर रहा हूँ वो भी बली हो जाए, या मतलब उस घर का स्वामी भी चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, तब राजयोग है। तब राजयोग है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि हमने मरकरी नहीं डिस्कस किया, पहली कंडीशन में मरकरी डिस्कस किया था, क्योंकि यह मरकरी डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि 7th हाउस के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। हाँ, कि वो कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर जुपिटर इसमें है तो हम इसको फायदेमंद लेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है कि ऐसा क्यों, क्या ये हाइपोथेटिकल खुद के बनाए नियम है या कुछ शास्त्र भी इसके बारे में कहता है? क्योंकि ये बड़ा चलता है कि मेरा अनुभव में ये आया है, ऐसा होता है। तो अपने अनुभव के साथ साथ शास्त्र सम्मत बात करते हैं तो ही बातें ठीक होती हैं। तो आप समझिएगा, जिसकी राशि में आप उच्च हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो आपके लिए हाई रिगार्ड रखता है। हाँ जी, कि भाई ये मेरे घर में आके उच्च हो रहे हैं तो ये मेरे लिए पूजनीय है, रिगार्ड है मेरे मन में। अब अगर उस कंडीशन में आप नीच हो जाते हैं, वो ग्रह नीच हो जाता है जिसकी मैं रिगार्ड करता हूँ, तो प्रयास ये रहता है कि इसको नीचता से बाहर निकाला जाए। ठीक है, भगवान ना करे किसी का कोई परम मित्र जिसकी वो बड़ी आदर करता है, या कोई गुरु जिसका वो आदर करता है, वो बुरी परिस्थिति में हो, तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि यार ये मेरे गुरुजी आजकल ऐसी कंडीशन में, तो मेरा होने का क्या फ़ायदा। रिसेंटली अभी किसी ने किया भी था, बड़ा चर्चा में आए थे कि एक क्रिकेटर ने अपने कोच को घर दिलवाया है। तो अब अगर आपको पता लगा उसकी परिस्थितियाँ ख़राब है और आप उनकी रिगार्ड करते हैं, तो आप उनके घर को बचाते हैं कि इनको फ़ायदा हो। तो सेम कंडीशन यहाँ लगी कि अगर आपको जो उच्च नाथ है वो चंद्रमा से केंद्र में आए तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाए जी। अब हम तीसरे कॉम्बिनेशन पे चलें सर। तीसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि वो जो अभी जो सेकंड कॉम्बिनेशन था उसमें हमने उच्चनाथ का जिक्र किया। कौन उच्चनाथ है? अगर उच्चनाथ उस नीच ग्रह को भी देख ही ले, हाँ, तो भी हम कहेंगे, साथ बैठ जाए, तो भी हम कहेंगे कि इसका नीचभंग हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको इसी का ही लेते हैं कि आपने कहा कि मेष लगन में 7वें घर में सूर्य नीच का था। हाँ, सूर्य, राइट। अब अगर उसी सूर्य के साथ मंगल आके बैठ जाए या मंगल उस घर को देख ले, तो हम कहेंगे कि सूर्य का नीच भंग हो गया। ओके, अब ये फायदा किसको पहुंचाएगा? बिल्कुल, अब अगेन ये उच्चनाथ वाला नियम है। उच्चनाथ तो अपने उस ग्रह का ही बल देगा जो कि नीच का है, उस घर की सेफ्टी के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य क्योंकि 5वें घर का मालिक था, तो ये 5वें की वृद्धि करेगा, ना कि 7th हाउस की। ठीक है, वैसे भी आप सोचिएगा अपना इला जी, अगर मेष लगन की पत्रिका हो या कोई भी पत्रिका हो, 7th हाउस पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह हो, तो नॉर्मली चार्ट देख के इंडिविजुअली बोलता है यार 7वें घर में 2 अग्नि तत्व वाले क्रूअल प्लैनेट है, मैरिड लाइफ तो गई,
कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर ये मंगल सूर्य के घर को तो बचा रहा है, यानी 5th हाउस को तो सेफ कर रहा है, लेकिन वो ये अश्योरिटी नहीं दे रहा है कि मैं 7th को भी बचाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा लेना देना नहीं है। ओके। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है कि उच्चनाथ उस घर को देख ले। इसमें सर एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि उच्चनाथ वाला अगर नियम अप्लाई हो रहा है तो सूर्य जिस चीज़ का कारक होता है ओरिजिनली, अगर हम काल पुरुष की कुंडली भी लें, क्योंकि मेष लग्न तो काल पुरुष का ही है, वहाँ जिन जिन हाउस का कारक है या कैसे भी कारक है सूर्य, उस तत्वों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या इस नीच भंग होने का? जैसे कि यश का कारक सूर्य माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके बारे में भी एक नियम और आएगा। अच्छा। जो आपने कारक वाला बोला कि कब कब कारक को फायदा है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल चार्ट है, शाहरुख खान का जो पॉपुलर चार्ट है उसमें सूर्य नीच का है। किस हाउस में? 3rd हाउस में। 3rd हाउस। तो अब ये कहते हैं कि ये 3rd हाउस में नीच का हो गया, सूर्य तो यश का कारक है। अब यश का कारक एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली में नीच हो जाए जो कहा जाए बॉलीवुड का किंग है, जो भी उनको टाइटल दिए जाते हैं, तो फिर लग रहा है या तो ये ज्योतिष गलत है या हमें अभी आई नहीं, या वो कुंडली भी गलत हो सकती है, या वो कुंडली भी गलत हो सकती है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, बर्थडे जिस दिन उनका सेलिब्रेट किया जाता है वो दिन याद है किसी? 2 नवंबर। ओके, फर्स्ट है या सेकंड है? सेकंड ऐश्वर्या का है, फर्स्ट आसपास पड़ते हैं इन दोनों के, तो चलो उसी पे कहते हैं। ओके, मैं कर देता हूँ, चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वो नवंबर में 1st वीक में आता है। अब नवंबर 1st वीक में तो सूर्य नीच का होता ही है, तो चाहे कुंडली का टाइम भी गलत हो तो भी सूर्य नीच का था, नीच का ही होगा। ठीक है, कुंडली कोई भी लगन की हो, अगर सिर्फ डेट भी सही है तो मैं अगर आपको उनके बारे में पता हो तो पिता का देहावसान जल्दी हुआ, वहां आप कह सकते हैं सूर्य नीच का था ना, पिता का कारक नीच का था, देखो वो खराबी हो गई। लेकिन जो ख्याति वाला पार्ट था वो इंटैक्ट रहा, बल्कि और ज्यादा मिली कंपेयर टू अदर पर्सन। कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल होता है। ग्रह के जीव तत्व और निर्जीव तत्व ये दोनों अलग अलग होते हैं, और एक ही चार्ट में वो दोनों असर अलग अलग देते हैं। जैसे मंगल छोटे भाई का भी कारक है और वो प्रॉपर्टी का भी है। हो सकता है भगवान ना करे लेकिन कि छोटे भाई का एक्सीडेंट में देहांत हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी आपने मल्टीपल जनरेट की हुई है, या उल्टा हो जाए, प्रॉपर्टी आपकी एक भी नहीं बने, किराए के घर में रहते पर छोटा भाई आपका हमेशा आज्ञाकारी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कहना कि ये ग्रह बली हो गया तो इसके जीव और निर्जीव दोनों तत्व बढ़ जाएंगे, ये गलत है। नहीं होता ऐसा। वो चार्ट में हम देखते हैं किस राशि में, नवांश में कहाँ गया। कभी मौका रहेगा इस पे और चर्चा करेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने जो बोला था, अब चौथे नियम पर चलते हैं सीधा, क्योंकि उसी में कवर हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, एक शब्द होता है ज्योतिष में दिग्बल, ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब जिस ग्रह को आप हम नीच कर रहे हैं, अगर वो उस भाव में बैठ जाए जहां पर उसे दिग्बल मिलता है, तो हम कहते हैं उसकी नीचता का असर, उसकी सिग्निफिकेशन, जो आपने शब्द यूज किया नेचुरल सिग्निफिकेशन, के ऊपर नहीं पड़ेगा, नीचता खत्म। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सूर्य को दिग्बल मिलता है 10th हाउस में, ठीक है, कुंडली के 10वें भाव में। अब अगर किसी का नीच सूर्य 10वें घर में है या नीच मंगल 10वें घर में, क्योंकि मंगल को भी दिग्बल वही मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये एग्रेशन के लिए, बोल्ड बिहेवियर के लिए, अथॉरिटेटिव टेंडेंसी के लिए बहुत अच्छा है। कोई सूर्य नीच का नहीं हुआ, इस घर का कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब वो चीज़ बढ़ी रहेगी। इसी प्रकार गुरु लग्न में दिग्बली होता है, ठीक है। अब किसी की कुंडली में नीच का गुरु अगर लगन में बैठा है, तो भी हम कहेंगे कि ये गुरु नीच का नहीं है, गुरु के सिग्निफिकेशन इस नेटिव में देखने को मिलेंगे। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। बराक ओबामा का नाम हम सब जानते हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनकी कुंडली में बृहस्पति नीच का लगन में है। तो अब हम ये गए कि भाई बृहस्पति नीच का हो गया, ये हो गया, लेकिन उनका जो बैलेंस पर्सनैलिटी थी, बाद में जो प्रेसिडेंट आए उनके मुकाबले काफ़ी काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी थी। तो जुपिटेरियन ट्रेड जो थे वो उनमें ज़्यादा देखने को मिलते थे, बशर्ते जो बाद में उनके आए, क्योंकि कारक हाउस में ही बैठा हुआ है, कारक दिग्बल वाले हाउस में बैठा हुआ है। तो दिग्बल में बैठा हुआ है तो वो पर्सनैलिटी के अंदर ट्रेट आएगा। तो जो आपने कहा नेचुरल ट्रेट की, अगर अब इसको मैं टिप्स के फॉर्म में बताता हूँ। चंद्रमा चौथे में नीच का बैठा हो तो भी चंद्रमा माँ के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। शुक्र चौथे में नीच का बैठा हो तो भी वाहन और भोग के लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो चौथे में बैठा है, शुक्र वाले ट्रेड तो मिल जाएंगे।
शनि 7th हाउस में नीच का बैठा है तो भी आपके सामने जो लोग आते हैं वो आपसे दब के रहेंगे, ठीक है। जो सैटर्न के ट्रेट है वो खराब नहीं होंगे। सूर्य मंगल 10वें घर में बैठे हों तो भी उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन खराब नहीं होंगे। तो इला अब अगर हम इसको देखें, सोचे ज़रा, तुला लगन सोचते हैं एक बार के लिए। तुला लगन में 10th हाउस में मंगल बैठा हो, ठीक है। तो तुला लगन में 4 नंबर की राशि मेरे 10th में आती है। कर्क में मंगल नीच का हो गया। अब हमने कहा कि अरे नीच का तो है पर दिग्बली है, तो मंगल के नेचुरल ट्रेट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बंदा बोल्ड होगा, एग्रेसिव होगा, बात रखने वाला होगा। उसी चार्ट में मास 7th हाउस यानी पत्नी के भाव का स्वामी भी है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। ठीक है। क्या इस मंगल के दिग्बल वाले ये नीच भंग लगने की वजह से क्या उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? अगर पिछले 2 नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो फिर नहीं आएगा। अरे वाह, मजा आ गया। नहीं, मैं सीख रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। और आपने मेरे ख्याल से दर्शकों को भी जवाब दे दिया। मैं सोचा था कि क्या होता है, पता है लोगों की क्या टेंडेंसी रहती है कि आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे वाले छोड़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं। तो मुझे तभी मज़ा आता है कि जब आगे बढ़ाने के बाद पीछे रिवर्स गाड़ी में जाए तो भी बंदा नहीं मुझे याद है। ये मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत कर चुके हैं, संघ में ऐसे ही पढ़ाई होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिला है। तो अभी विषय पर आते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मैरिड लाइफ के लिए, फाइनेंस के लिए कोई ऐसी सिग्निफिकेशन नहीं दिखा रहा है कि हम कहें अच्छा है। फाइनेंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुला लगन में दूसरे घर में वृश्चिक राशि आती है। ये केवल मंगल के गुणधर्म को बढ़ाएगा। तो ये 3-4 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए, अभी 4 हो गए हमारे। तो इन 4 प्रिंसिपल से अलग अलग सिग्निफिकेशन पर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, हम क्या नीच भंग राजयोग को एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि ये लाइफ में कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाता है? क्योंकि नीच भंग तो देखिए किसी भी तरीके से अगर आपके हो गए, कोई एक रूल भी हम 4 में से अप्लाई हो गया, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है वो हाउस में फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो जिसका मालिक है वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा कर देगा। लेकिन मैंने ऐसा सुना है सर कि जब नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है, वो जैसे भी हो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, तो व्यक्ति अगर आज यहाँ है ना, एक सिचुएशन पे आके वो यहाँ पहुँच जाता है। बहुत बढ़िया। आप बताइए, ये होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो कहा ना आपने कि ये ऊपर पहुंचाता है क्या, नहीं, तो पहला उत्तर है हाँ, पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये निर्भर करता है इलाजी कि किस घर का स्वामी नीच था और आपके कौन से घर ने फ्लरिश किया। ओके। आप एक बात सोचिएगा, मेरा लगन का स्वामी नीच का हो तो उम्मीद थोड़ी कम हो जाएगी, अरे लगन का मालिक ही नीच का हो गया, इसका तो काम खराब हो गया। बट फॉर्चुनेटली उस लगन के मालिक का नीच भंग हो जाए 2-3 तरीके से, तो हम कहेंगे कि ये नीच भंग राजयोग है। ओके। तो नीच भंग को राजयोग में क्रिएट करने के लिए हमें एक कंडीशन से अगर नीच भंग बनेगा तो मैं उसको नीच भंग ही कहूँगा, राजयोग नहीं कहूँगा। ओके। राजयोग तब कहूँगा कि जो हमने 3-4 कंडीशन अभी पढ़ी उसमें से 2 लग जाए। ओके। तो हम कहेंगे भाई जैसे घर भी बच जाए, हाँ। घर का मालिक भी बच जाए, तो हम कहेंगे यार ये दोनों जगह फायदा हुआ है, इसको हम राजयोग ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात और भी समझिएगा, ये जो राजयोग टर्म है ना, ये मिडीवियल इंडिया में जो मध्यकालीन भारत था, इसमें ज्योतिषी राज ज्योतिषी हुआ करते थे, राजाओं के दरबार में होते थे। तो हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं राजयोगों से। इस रूम में अभी जितने लोग बैठे हैं ना, हर एक की कुंडली में कम से कम नहीं तो 20-30 राजयोग मैं बना सकता हूँ। मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब किताबें क्लासिकल बना देंगी। तो राजयोग टर्म से मुझे थोड़ा सा खींच इसलिए कि क्योंकि ये बहुत कॉमन से प्रिंसिपल है। अब कहते हैं गज केसरी योग राजयोग है, ठीक है, गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ जाए, हर किसी की कुंडली में होता है गज केसरी योग। मैं साइंस स्ट्रीम का बच्चा रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं पहले ये देखता था कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। पता लगा कि हर तीसरे बंदे की कुंडली में ये होगा, ठीक है, 1, 4, 7, 10 में बैठेंगे तो होगा। तो क्या आप हर एक को राजयोग कह दें? तो और होता भी नहीं है। तो हम देखते हैं कितना रेयर है उतना बड़ा राजयोग जो कम से कम मिलता हो। तो हम विषय से थोड़ा हट जाएंगे क्योंकि वो अभी राजयोग टर्म आया ना, तो मुझे लगा मैं बता दूं आपको। पर हाँ, नीच भंग राजयोग ये मतलब जो आपने कहा यहाँ से यहाँ की यात्रा, ये बिल्कुल होती है अगर वो नीच भंग किसी ऐसे घर का हो जो मेरी कुंडली में बहुत महत्व रखता है। कौन कौन से होते हैं ऐसे? मेरा लगन, मेरा सेल्फ, मेरा लक 9th हाउस, मेरा करियर 10th हाउस, मेरी माइंड और मेरी बुद्धि 5th हाउस, मेरा 4th हाउस जो चौथा घर है, घर का सुख साधन, मैं कितना सुकून से रह पाऊंगा। चौथे घर से हम देखते हैं सुकून, जो हमारा उर्दू का शब्द है
कि कितना तसल्ली आराम मुझे मिल रहा है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो इसीलिए फोर्थ को घर भी कहा गया है, क्योंकि आप होटल में कितने भी दिन रह लें, कितनी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन जो अपने बेड पर नींद आती है वो कहीं नहीं आती है। तो फोर्थ हाउस सुकून का है, तो वो मिल जाए, बुद्धि अच्छी मिल जाए, भाग्य ठीक हो जाए, कर्म बदल जाए, तब तो राजयोग है। अब हम कहें जी तीसरे के मालिक का नीच, तीसरे का स्वामी नीच का था और छठे में नीच का था और वो अब नीच भंग हो गया, तो हम कहेंगे यार तीसरे में क्या करें, भाई बहनों के लिए अच्छा होगा, तेरे लिए कुछ खास नहीं दिखता है, या छठे में हो गया तो भी क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो रिलेटिवली, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा, रिलेटिवली वो कम रहेगा। प्लीज सर, यहाँ पे आपने तीसरे और छठे का एग्जाम्पल दिया, मेरे दिमाग में बड़ा एक अच्छा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ रही है। मान लीजिए कि कोई आर्मी जनरल है, हाँ, और पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, बहुत कर्रा युद्ध चल रहा है और डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। इस बंदे का थर्ड हाउस का लॉर्ड छठे में नीच भंग हो रहा है, पराक्रम दे रहा है उसे, वहाँ पूरा नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब उसके अंदर इतना पराक्रम आ गया, उस अकेले बंदे ने जंग जितवा दिया इंडिया को, तो ये तो राजयोग है। बिल्कुल, ये तो थर्ड हाउस में भी इंक्लूड हो गया। ये हो गया। वही मैंने कहा कि रिलेटिवली, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ कि आपने बहुत बढ़िया बात रखी कि अगर एक सर्टेन कंडीशन में ये योग राजयोग क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। जो कंडीशन आपने बोली कि एक डिफेंस का व्यक्ति स्ट्रेस में एक ऐसा डिसीजन ले ले जिससे कि वो सक्सेसफुल हो जाए, या मतलब वो सिनेरियो पूरा चेंज हो जाए, उसमें कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लिया इलाजी, थर्ड और सिक्स्थ ही लेना चाहिए था, बहुत अच्छे जा रहे हो। लेकिन अगेन एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसकी लाइफ में करियर, नवम, ये नॉर्मली कहा जाता है अच्छे घर हैं, इनका इम्प्रूवमेंट हम बहुत अच्छा देखते हैं। और तीसरा छठा आपने जैसे कहा प्रोफेशन वेरी हो जाता है, जैसे अगर आप ऐसे मेडिकल फील्ड को ले लें, 6 लॉर्ड 8 में जाके हो जाए, ठीक है, और हम कहें जी वो तो डॉक्टर है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, इसके लिए राजयोग है, इसके हाथ से सारे ऑपरेशन अच्छे होंगे। हाँ, आपने मुझे कंडीशन याद दिला दी, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर, चिकित्सक की कुंडली जब हमारे पास आती है और कोई ना बताए कि चिकित्सक है, तो वो चार्ट बहुत बुरा दिख रहा होता है, ठीक है, यार ये कुंडली है, इसका तो पता नहीं कैसे चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि चिकित्सक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जिन हाउसेस की इंपॉर्टेंस है वो है छठा, 12वां, 8वां। आप कह रहे हैं यार यही तो कुंडली के बुरे घर हैं, आप इन्हीं को तो लेके बैठे हुए हो। अच्छा, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में डिस्कशन होता है, वो बताते हैं सर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, या ये हूँ या वो हूँ, जो भी। बहुत बढ़िया, हम कहते हैं बहुत बच गए आप, बाल लेके आए हो कुंडली। तो आपकी इस बात से मैं मतलब जो हम डिस्कस करना चाहूँ ये है कि कोई भी कुंडली खराब नहीं होती, अगर कि हम कहें बुरी कुंडली है, खराब कुंडली है, अगर उसको परमात्मा के पास से पाथ सही मिल जाए, वो अपनी एनर्जी वहाँ चैनलाइज कर ले, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह वो तीसरे छठे का आपने एग्जाम्पल दे दिया, उसमें वो कर लेंगे, कर्नल साहब जनरल साहब कर लेंगे। ये चीज़ है। एक्चुअली सर, जब हम राजयोग को डिस्कस करते हैं ना, आपने खुद अभी बताया कि इस रूम में जितने लोग बैठे कम से कम 20 राजयोग उनकी कुंडली में निकल आएंगे। मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो मैंने देखा है, राजयोग तो मैं उसको ही मानूंगी जो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के जाए। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने आज प्रमोशन ले लिया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यस, आप एक झुग्गी बस्ती से आते हैं और आप एक कंपनी के सीईओ बनते हैं, ये नीच भंग राजयोग का रिजल्ट है। एब्सोल्युटली। ऐसे ही एक योग के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा जब ये बनता है जो आपने कहा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं, धन योग और राजयोग में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ। देखिए, मैं धनी हूँ सपोज, और मैं किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हूँ, पैसे वैसे खिला के लाइन में आगे बढ़ गया, ये धन योग हो गया कि आपने पैसे खर्च किए, आप गए किसी 5 स्टार होटल में 3 दिन के लिए कमरा बुक करवा के रह रहे, ये धन योग हो गया। लेकिन आप गए, आपकी रिगार्ड में किसी व्यक्ति ने आपके लिए रिजॉर्ट बुक करवा रखा है, आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया, बस आपके रिगार्ड है, अरे सर आए हैं, सर के लिए तो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, ये राजयोग है। जो आपने बात बोली, ये राजयोग शॉर्ट मैंने बताया आपको कि भाई कुछ समय के लिए राजयोग का फलीभूत। मुझे याद है कलकत्ता में मेरा एक सेमिनार था, मैं वहाँ पर यही जिक्र कर रहा था कि अलग अलग शहरों में जब मैं जाता हूँ तो कई जगह धनयोग होते हैं कई जगह कोई IAS IPS ऑफिसर होते हैं, सर हम आपका अरेंजमेंट करवाएंगे और ये करेंगे, और आप देखते हैं यार बताओ परमात्मा कहाँ बैठा दिया, कहाँ का व्यक्ति हूँ, कहाँ बैठा हुआ हूँ। तो ये जो आपने कहा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजयोग वो है जहाँ पर आपको वो पैसा भी ना खर्च करना पड़े और परमात्मा आपको वो रिगार्ड दे कि आप भीड़ से अलग हैं। आप इससे जुड़ा एक और अब मैं योग बताने जा रहा हूँ नीच भंग का, वो है जब नीच का ग्रह वक्री हो जाए। जब नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो जो कंडीशन आपने कही, जैसे मैं एग्जांपल के बताऊँ, लगन का मालिक अगर नीच का होकर वक्री हो जाए, तो जो आपने अर्श और फर्श की कहानी बोली है ना,
मैं उल्टा बोलूँ, फर्श से अर्श की कहानी जो बोली है वो बिल्कुल सही जाएगी। क्यों सही जाएगी? देखिए, नीच का मतलब है कि मैं अपनी सबसे वीक पोजीशन पे हूँ, यानी मैं फर्श पर हूँ। और रेट्रोगेशन का अर्थ ये होता है कि वक्रत्व का, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल। चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट, चेष्टा करना। हाँ, कि ऐसे कैसे रह सकता हूँ मैं। आप सरेंडर नहीं कर रहे, आप लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे तो आगे बढ़ना है। तो ये है नीच भंग राजयोग। उस कुंडली में ज्यादा लगेगा जहां पर लग्नेश नीच का होकर वक्री हो जाए। तो हम अगर एक एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए धनु लगन है। अब धनु लगन में लगन का मालिक हो जाता है बृहस्पति। वो दूसरे घर में जाए तो वो नीच हो जाएगा, वहां मकर राशि होती है, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर वो गुरु वक्री है तो हम कहेंगे वो अपनी नीचता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति लग्नेश नीच हुआ है लेकिन वो अपनी नीचता स्वीकार नहीं कर रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चेष्टा बल है। तो जब चेष्टा बल है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये बंदा फर्स्ट से अर्श की यात्रा तय कर पाएगा, हार नहीं मानेगा। कई टीम होती थी, अब तो नहीं है। पाकिस्तान के बारे में पहले क्रिकेट मैच अगर आपको इंटरेस्ट रहा हो तो हम कहते थे जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए ना पाकिस्तान फाइट बैक, हाँ कुछ मत कहो। कभी भी मैच पलट देते हैं, 10 रन चाहिए उसमें 3 विकेटें गिर जाती है दूसरी टीम की, गिरा देते हैं। ये है वो रेट्रोगेशन कि भैया हार नहीं मानेंगे जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए। हाँ, जब शोएब अख्तर और अकमल और ये खेला करते थे, इंजमाम उल हक, उसको तो छक्के से ही डर लगता था। तो वही है, चेष्टा बल का अर्थ ये हो गया कि अगर नीच का ग्रह वक्री है तो आपने जो फर्स्ट से अर्श की कहानी कही वो आसान हो गई। कुंडली के अच्छे घर के स्वामी का नीच भंग हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है। इस तरह इसको देखते हैं। तो हमने 5 कॉम्बिनेशंस डिस्कस करे हैं अभी तक नीच भंग के। इसके अलावा भी हैं कुछ कॉम्बिनेशन, क्योंकि हो सकता है 5 में से किसी का नीच भंग ना हो रहा हो, तो फिर छठे पे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगले की बात करते हैं। जब कभी भी एक नीच का ग्रह किसी उच्च ग्रह के साथ विराजित हो, नीच का ग्रह उच्च के साथ विराजित हो, बैठ जाए एक ही घर में, ठीक है, तो आप कहते हैं कि नीच भंग की नीचता भंग हो गई। ओके, ठीक है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, मैं एग्जाम्पल भी बताता हूँ। मान लीजिए आजकल का ही ले लेते हैं, अभी मीन राशि में हमारा शुक्र उच्च का है और बुध नीच का है फिलहाल जो चल रहा है। तो मीन राशि में बुध हो गए हमारे नीच के, उसके साथ आके एक ग्रह बैठे वीनस जो एग्जॉल्टेड हैं। तो हम कह रहे हैं वीनस मरकरी की नीचता को भंग कर देगा। तो ये एक तरह का नीच भंग है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं दूँ। अगर मान लीजिए मेरा मंगल नीच का हो कर्क राशि में, उसके साथ बृहस्पति आके बैठ जाए, उच्च का हो जाए, हम कहेंगे यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो गया। उल्टा कर देते हैं, मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो और मंगल आके उसके साथ बैठ जाए तो बृहस्पति का नीच भंग हो गया। ओके, ठीक है। तो साथ में अगर किसी नीच ग्रह के साथ उच्च ग्रह बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। कंडीशन बड़ी सिंपल लगती है लेकिन इसमें भी एक पेच है। अब इला जी आप मदद करना मेरी। लेट्स टॉक अबाउट सन एंड सैटर्न। ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा सूर्य नीच का है तुला राशि में। ठीक है, अब उसके साथ हमें एक उच्च का ग्रह बिठाना है। कौन सा उच्च का ग्रह उसके साथ बैठ सकता है? शुक्र की राशि में शनि उच्च के हो जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि उस नीच सूर्य के साथ हमने शनि को बिठा दिया, तो एज पर क्लासिकल बुक आपका नीच भंग हो गया। पर प्रैक्टिकली जितना हम सब जानते हैं, विल इट वर्क? क्या काम कर सकता है? जितना मैंने सुना है शनि और सूर्य तो शत्रु हैं, कंफर्टेबल नहीं है साथ में। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल आपने सही कहा, कंफर्टेबल नहीं है, एक दूसरे के साथ एनर्जी मैच नहीं करती है। ये कुछ उसी तरह से हुआ कि आप तो ऑलरेडी नीच के थे और एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता वो बहुत एग्जॉल्टेड स्टेट में आपके साथ बैठा है, तो और उस मजे लेगा आपके कि यार ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए और दबाओ इसको। तो नीच भंग ये वाला लगाते वक्त ये देखना चाहिए ग्रह परस्पर मित्र है कि नहीं। अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट केस। जैसे मरकरी वीनस का मैंने बोला, दे आर फ्रेंड, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मंगल गुरु है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सूर्य शनि पे नियम नहीं लगाना चाहिए। किताबी बातें लगा तो दोगे लेकिन परिणाम कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, अब यहीं पर एक सवाल मेरा और होगा। आपने बोला सूर्य नीच का तुला में, आपने कहा शनि भी वहां बैठा है। शनि किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है, तुला राशि के लिए या सूर्य के लिए? तुला राशि के लिए। बहुत बढ़िया। इसका ये अर्थ हुआ कि वो जो तुला राशि जिस घर में आई उसका फिर भी कुछ बचाव हो गया क्योंकि वहां उच्चनाथ होकर आया है। राइट, कि उस घर के लिए वहां पर वो एग्जॉल्टेड बैठा है। लेकिन वो नीच ग्रह का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर।
तो एक यहाँ पे सवाल ये भी बनता है सर कि ठीक है, उसने उस हाउस को, शनि ने, शुक्र जिस राशि में है, मतलब शुक्र की राशि जिस हाउस में है, उस हाउस को तो उसने ठीक कर दिया। Correct. तो जो सन जिस हाउस का मालिक होगा, हाँ। उस हाउस को कुछ नहीं प्रभावित कोई करेगा। फायदा नहीं होने वाला, वो बल्कि नुकसान होने वाला है, क्योंकि शत्रु के साथ बैठे हो। एक आम भाषा में मैं बात बोलूँ तो उसको ऐसा बोला जाएगा कि मेरा सूर्य नीच का होकर परम शत्रु के साथ एक राशि में विराजित है, तो वो और पीड़ित हो रहा है, तो इसको अच्छा नहीं लेंगे। तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य जिस घर का मालिक है उसके लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, हम चल सकते हैं ना आगे? मुझे आज मज़ा आ रहा है, आप क्योंकि सवाल पूछ पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम बात कर सकते हैं। तो विषय पर आए कि सूर्य शनि अगर किसी एक घर में साथ बैठे हों तो क्या ये अच्छा है? नहीं ना, क्योंकि दोनों अलगाव के ग्रह हैं, बिछोह के ग्रह हैं, वो दोनों को साथ बिठा रहे हैं तो उस घर से बिछोह की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वो फ्रेंडली हो या शत्रु हो। आपने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि पिता का कारक और फेम का कारक, मैंने कहा था जीव और निर्जीव ऐसे करके। तो देवी जी, इसमें क्या होने वाला है, मान लेते हैं मेष लगन में 7वें घर में सूर्य शनि है, तो यहाँ पर दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट अलगाव के हैं। पर अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए, जहाँ पे हम इमोशनली अटैच इतने नहीं होते हैं, एक कोलैबोरेशन की बात की जाए, उसके लिए योग बहुत अच्छा है। ओके, समझ में आ रहा है कि वो जीव और निर्जीव का फर्क बता रहे हैं। हाँ, कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो दोनों प्लैनेट को साथ बिठा के, तो हमने कह रखा है, हल्ला मचा देते हैं कि सूर्य शनि साथ में, ये तो घर ही गया तेरा बेटा, तेरे बड़ी दिक्कत आएगी। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस घर में कई चीज़ें ऐसी हो सकती है। अब करियर का कारक माना गया है सैटर्न को, फेम का कारक माना गया है सन को। अब वो दोनों साथ बैठे हैं, 7 में बैठे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर योर प्रोफेशनल करियर, क्योंकि आपके दशम से दशम भाव में यानी 7वें घर में कॉम्बिनेशन है। तो योग देखते वक्त ना बड़ा रैशनल होना पड़ता है, सीधा बोल दिया और काम नहीं बनेगा, आपको सोचना पड़ेगा इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ये भी तो हो सकता है सर कि स्पाउस का हाउस है सन और सैटर्न 7th हाउस में अगर आके बैठ गए, मान लीजिए वो बंदा बिजनेस ही कर रहा है, पार्टनरशिप में काम कर रहा है, भर के पैसे कमा रहा है, भर के विदेश के ट्रिप कर रहा है, उसकी वाइफ को यही चाहिए कि मुझे ट्रिप्स करवाओ, उसको बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही नहीं, उसको लग्जूरियस लाइफ चाहिए। तो ये तो राजी होगा कि भाई मेरी शादी भी बहुत अच्छी चल रही है और मैं भर के पैसे कमा रहा हूँ, बिजनेस में अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, इसमें मैं एक चीज़ दिला जोड़ूँ आपको कि जब कभी ऐसा चार्ट आता है, सपोज अनमैरिड है बंदा, तो हम कहते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशन उस भाव से थोड़ी कम रखो। बाकी तो है, दुनिया है, चलेगी, साथ में रहकर भी अगर आप ये मानते हैं कि सामने वाले जितना कर दिया उतना अच्छा, तो वो घर भी आपके लिए अच्छा है, बचा रहेगा। आप दुखी कब होते हैं? जब आप उस घर से मन लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन का हाउस कौन सा होता है सर? एक्सपेक्टेशन इमोशन के थ्रू देखते हैं, और मून जहाँ बैठता है वहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अच्छा। हम विषय से थोड़ा हट जाएंगे, लेकिन इस विषय के बारे में एक बात बताऊंगा। एक बहुत बड़े स्कॉलर, मैं बहुत गुरुओं से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो एक गुरु कहा करते थे, चंद्रमा जिस घर में है, व्यक्ति उस घर को लेके हमेशा व्यथित रहेगा। ठीक है, अब हमने सुना तो थोड़ा लगा, यार मून तो बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, उस और मन का कारक है, व्यथित क्यों रहेगा? तो उनका ये कहना था कि जहां आप दिल लगाते हो वहां से वो चीजें पूरी ना होने पे दुख भी वहीं से मिलता है। बिल्कुल भाई, आपको कहते हैं ना, दुख अपने ही देते हैं, बाहर वाला नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उनको ये हक नहीं दिया है कि आप मुझे टॉर्चर कर सके या हर्ट कर सके। मेरा जब अनुभव ये रहा इसमें, जो मैंने ऐड ऑन किया विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गुरु, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, बहुत केसेस पे लगता है। हमने ये देखा कि अगर चंद्रमा पूर्णिमा का है या अनअफ्लिक्टेड है, पीड़ित नहीं है, तो आपने मन भी लगाया और वहां से मिल भी रहा है, दुखी होने की क्या बात है, क्या जरूरत है? सही बात है। अब देखिए कि बहुत सारे धर्मगुरु या बहुत सारे संत पूर्णिमा के आसपास हुए हैं, गुरु पूर्व हम मनाते हैं, ठीक है, और भी बुद्ध पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये संतों का जन्म पूर्णिमा के बाद, क्योंकि उन्होंने वहाँ मन लगाया जहाँ से वो पूरा हो पा रहा था, वरना वो भी व्यथित होकर घूमते रहते, उनको वो मिल गया जो वो चाह रहे थे। तो विषय पर अगर हम वापस आए, आपने पूछा क्योंकि एक्सपेक्टेशन का भाव कौन सा है, तो चंद्रमा जहाँ बैठे वहाँ एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है मून का क्या कंडीशन है। ठीक है,
तो यूज़र्स के लिए एक ही आप मुझे लगता है गाइडलाइन है कि शनि और सूर्य में नीच भंग का एक बार ध्यान से देखें कि वो अप्लाई किस तरीके से हो रहा है और आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी क्या है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसके अलावा भी कोई रूल हैं क्या सर? जी बिल्कुल है। अभी 2-3 रूल हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, और कुछ भूल जाऊं तो मैं क्षमा चाहूँगा, उसको बाद में कभी ऐड कर देंगे। डेफिनेटली सर। क्योंकि एग्जाम पोल चल रहा है तो मुझे सोचना होगा, अच्छा ये वाला तो बताया नहीं, ये वाला हो गया। तो विषय पर आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि शनि का जिक्र हुआ है, जब नीच ग्रह पर शनि की दृष्टि आए, दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों ने इसको भी नीचभंग योग माना है। नॉर्मली मैं बताऊं, अगर ये योग ना पढ़ा हो तो हम क्या सोचते हैं, ऑलरेडी बेचारा नीच का था, उसको शनि की दृष्टि आ गई, क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई तो और घर लुट गया, या ये तो ग्रह की और हालत खराब हो गई। तो जब वो योग पढ़ा तो सोचा कि क्यों ऐसा होगा कि ये शनि की दृष्टि से नीचभंग कर रहे हैं। तो पता ये लगा कि शनि न्यायाधीश माना जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में शनि को बहुत अच्छे नज़र से देखा जाता है। हम लोगों ने डर बैठा रखा है, वहाँ पर ऐसा नहीं है जितने लोगों से मैं मिला। तो डिस्कशन क्या होता है कि एक शनि जो अनबायस्ड इक्वालिटी में बिलीव करने वाला प्लैनेट है, अगर वो नीच ग्रह को देखता है तो वो उसकी नीचता में कमी करता है, उसको कंपनसेट करता है। और जब उच्च ग्रह को शनि देखे तो ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसका लॉजिक ये दिया जाता है इला जी कि जैसे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है ना, कि भाई 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो इतना दो, 50 लाख कमा रहे हो तो इतना दो। और अभी 12 लाख वाली लिमिट भी आई थी कि 12 लाख से कम वालों को शायद अब टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो वीक है उसको आप माफ़ करेंगे और जो ज़्यादा करेगा उससे आप वसूल करेंगे। तो शनि वही करता है। तो अगर नीच ग्रह पर शनि की दृष्टि है, इवन इफ इट इज सन जो उसका शत्रु है, वहां पर वो अनबाइज्ड रहता है कि उसको सपोर्ट करेगा। शनि की कौन सी दृष्टि हम देखते हैं, कौन कौन सी दृष्टियां देखते हैं? वेरी गुड। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। 3, 7 और 10। हाँ जी, जहाँ शनि बैठा है वहां से तीसरे घर पर देखता है, 7वें भाव पे देखता है और 10वें घर पर दृष्टि देता है। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है कि जब हम कुंडली देखते हैं, चार्ट देखते हैं, तो राहु केतु ऑलरेडी रेट्रोग्रेड होते हैं, वो वक्री ही होते हैं। तो राहु केतु का भी कुछ नीच भंग में होता है? ओके, पहले तो इला जी राहु केतु किस राशि के स्वामी है उसी को लेकर द्वंद्व होता रहता है। कोई कहता है वृषभ, कोई कहता है मिथुन, कोई कहता है धनु, कुछ कहता है वृश्चिक, कोई कुंभ, अलग अलग राशियों में। लॉर्डशिप तो आई थिंक शनि और मंगल की राशियों को मिली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जेमिनी नियम है। आपने बड़ा सही बोला है। जेमिनी में जब हम कभी कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जेमिनी ऋषि ने कंडीशन दी है कि कुंभ राशि के स्वामी राहु और शनि हैं, और वृश्चिक के स्वामी मंगल और केतु हैं। और ये और जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ ये या है, अंग्रेज़ी वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है। इन दोनों में से एक होगा। उनकी स्ट्रेंथ उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। बट जहाँ तक हम वैदिक ज्योतिष की बात करें उसमें बड़ा सिंपल सा है, राहु और केतु दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर। वो किराएदार है कि जहाँ बैठते हैं उसको अपना बना लेते हैं, उस घर की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो जब उनकी राशि अपनी नहीं है तो उनकी मित्रता शत्रुता को भी लेकर, या जैसे अभी आपने कहा एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन को भी लेकर इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। okay. और मेरी शब्द को भी मत मानिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई अगर आके बोलता है ये नहीं मानना चाहिए तो पहले देखो क्या शास्त्र कहता है ऐसा, अगर कहीं लिखा है तो मानो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फल दीपिका में ये आता है कि जहाँ हम राहु को नीच कर रहे होते हैं जिन राशियों में, उन राशियों में भी राहु के बैठने के अच्छे फल बताए गए। अच्छा। तो क्लासिकल बुक ने तो कहा ही नहीं कि वो नीच हो गए तो उनकी नीच भंग पे ध्यान दो। तो हमें राहु केतु को नीच भंग से दूर रखना चाहिए। एक और सवाल इसमें बनता है कि अगर किसी को नीच भंग वाले प्लैनेट्स मिले हैं और नीच भंग हो भी रहा है एक तरीके से, 2 से 3 से, तो क्या ये उसका पास्ट लाइफ कर्मा है? वो बेचारा क्या क्यों लेके आया है ऐसे ग्रह? कुछ तो होगा पास्ट लाइफ से कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो देखो पूरी कुंडली का पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ आपने प्रारब्ध आप वहीं से लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखिए, पास्ट लाइफ कर्मों के बारे में बात करने से फ़ायदा पता है क्या होता है? आप में एक्सेप्टेंस आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? हमारे घर में कहा करते थे या बड़े बूढ़े कहते थे, अरे कुछ तूने इसका देना होगा, ये लेने ही आया था। ठीक है, ये सुना है हमने। इससे मन को शांति मिलती है एक बात।
लेकिन कोई इसको प्रूव कर पाए कि पास्ट लाइफ में आप यही कर रहे थे, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई पीछे जाके करा है पास्ट लाइफ, वो जो रिग्रेशन और वो सब होता है वो अलग मेथड है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम वो करते होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं है ये बात कहना, और मैं इसके फेवर में भी बहुत नहीं रहता, क्योंकि कई ग्रंथों में क्या है, एक ऐसी इस तरह की स्टोरी लिखी जाती है कि जैसे मान लो आप शतभिषा नक्षत्र में हुए, तो बोलेंगे शतभिषा में जो जातिका का जन्म होता है वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण स्त्री थी, मंदिर में पैसे चुरा रही थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ये हुआ वो हुआ, लंबी स्टोरी, आप 1.5 पेज तक पढ़ते रहोगे, अच्छा मैं ये थी, अच्छा मैंने ये किया वो किया, एंड में लिखा होगा कि इस वजह से इस जन्म में भुगतेगी मतलब, और भुगतेगी भी बड़ा नेगेटिव है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं फैलाता। तो जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा चलो शतभिषा वाले होते होंगे, आते हैं स्वाति पर आते हैं, पुष्य पे आते हैं, रोहिणी पर आते हैं, भाई सब भुगतेंगे, तो भैया हाँ सब भुगतेंगे, उसमें सभी को कहा है तुम पिछले जन्म में ये थे वो थे, तो जो ये कहता है पिछले जन्म में आप ये थे, तो भाई ठीक है भाई होऊंगा, अब मुझे आज की लाइफ देखनी है। एक्सेप्टेंस के लिए अच्छा है कि मुझे पता हो मेरी कुंडली में क्या था। अब आपने जो बात बोली उसका कहता हूँ, अगर आप कोई ग्रह नीच लेकर आए या वीक लेकर आए, इसका मतलब है आपने उस एनर्जी को लास्ट लाइफ में मिसयूज़ किया था, आपने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, तो ग्रह इस तरह से जा रहे हैं। जैसे अगर वीनस डेबिलिटेटेड है तो हम ये कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ गुड पार्टनर, आपने उसको वो रिगार्ड नहीं दी, तवज्जो नहीं दी और आप डेविएट हो गए, तो आप आएगा भाई बुध की राशि में शुक्र इस जिंदगी में, अब आपके सामने वही सब होगा जो आप करके आए हो। नीच भंग के बारे में जो अभी आपने बात कही, नीच होना आपने उस एनर्जी को मिसयूज किया था, और नीच भंग होना कि उस मिसयूज करते वक्त भी किसी के ऊपर आपने कृपा कर दी थी, तो वो आपका अच्छा वो की प्लैनेट बन गया कि इस नीचता से बाहर निकाल रहा है। वो इस युद्ध में फंसे अर्जुन का कृष्ण बन गया कि वो आके बताएगा कि भैया ये तू गलत कर रहा है पार्थ, तू यहाँ से निकलेगा तो तेरा भला होगा। तो हम ये कहते हैं, जैसा आपने जो सवाल हुआ पास्ट लाइफ से कैसे जोड़े, तो इतना ही जोड़िए कि वो ग्रह नीच का है, भैया मेरे कुछ कर्म थे और ये ग्रह ने मैंने कुछ इसका भला कर दिया होगा तो ये मुझे बचाने आया है, ये भाव रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा सर, अभी भी अगर ये कॉम्बिनेशंस जो आपने बताए, जो ये रूल बताए नीच भंग के, ये किसी की कुंडली पे नहीं अप्लाई हो रहे हैं, तब भी कोई पॉसिबिलिटी है कि नीच भंग हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो काफ़ी यूनिक प्रिंसिपल है। यूनिक इस मायने में कि अगर मैं आपसे कहूँ किसी की कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, एक नहीं अब 2 ग्रह नीच के हैं, तो सिचुएशन डिटोरिएट होनी चाहिए या इम्प्रूव? तो अगर नीच भंग हो रहा है तो इम्प्रूव होनी चाहिए, नहीं हो रहा है तो बुरी और बुरी हो गई। तो 2 नीच के ग्रह अगर आमने सामने बैठ जाए, एक दूसरे को देख लें, तो ये भी एक प्रकार का नीच भंग है। ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मंगल कर्क में बैठा हो और बृहस्पति मकर में बैठा हो, तो एक दूसरे को देख लेंगे समसप्तक आमने सामने, इसको नीच भंग माना गया है, प्रॉपर नीच भंग माना गया है और इसको फायदा देता देखा गया है। तो जब 2 ग्रह नीच के हो पर एक दूसरे को देख लें तो ये भी एक है जिसको हम कह सकते हैं कि नीच भंग की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट को भी टच करते हैं। क्या उच्च भंग भी पॉसिबल है? ठीक है, कि हम कहें नीच भंग होता है तो उच्च भंग क्यों नहीं? भाई जब आप किसी ग्रह को ये कह रहे हो कि अब नीचता से बाहर निकल गया, हो सकता है उच्चता से भी कोई नीचे आ जाए, तो हाँ उच्च भंग भी होते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, 2 नीच के ग्रह आमने सामने तो नीच भंग, 2 उच्च के ग्रह आमने सामने तो उनकी उच्चता क्षीण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसका लें, चलो भगवान श्री राम का लेते हैं। ठीक है, भगवान श्री राम के चार्ट में लगन में कर्क राशि में बृहस्पति विराजित है और सप्तम भाव में उनके मंगल विराजित है मकर के, 2 उच्च के ग्रह आमने सामने। अब देखने वाले इसको कीर्ति योग, ये योग वो योग कहेंगे, पर अगर हम थोड़े समय के लिए उनकी लाइफ को समझे, बिना ये कहे कि भगवान श्री राम का चार्ट है, तो एक राजा के यहाँ जन्म हुआ, पहले गुरुकुल के लिए बाहर निकले, गुरुकुल से वापसी आते हैं तो विश्वामित्र अपने साथ ले गए, फिर वो हार्डशिप देखी, वहाँ से वापस आए, कुछ 1-2 साल अच्छे बिताए, फिर कहा गया वनवास हो गया जी आपको, फिर 14 साल के लिए जाओ, वो गए, फिर वापस आए, फिर वो सीता जी का जो उत्तरकांड रामायण में जो आता है रामचरितमानस, कि भाई उनको छोड़ना पड़ा,
फिर कहा जाता है कि वो तब ज़मीन पे सोते थे जब माँ सीता उनसे अलग हुई। तो यहाँ पर तो ये लग रहा है कि जब भी कोई अच्छा काम हुआ है तो कुछ ना कुछ बुराई आ ही जाती है, स्ट्रगल दिखा रहा है। तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट आमने सामने बिल्कुल अच्छे नहीं माने गए। अगेन ये मेरे शब्द नहीं है, शास्त्रों में मेंशन किया गया है कि इसको इस तरह लगाना चाहिए। नीच के ग्रह आमने सामने हो तो आई डोंट नो आपने वो मूवी देखी कि नहीं, एक बहुत पुरानी मूवी है दोस्ती। एक अंधा होता है, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, बहुत देखी है मैंने, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, रफ़ी का। तो एनीवे विषय पर आते हैं। वहाँ पे वो दोनों में कमियां थी, एक अंधा था और एक लंगड़ा था, लेकिन साथ जुड़ के एक दूसरे के पूरक बन गए। सिमिलरली जब दो नीच ग्रह आमने सामने हैं तो वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। वो एक दूसरे को, ऑलरेडी क्षीण है, दूसरे का क्या बिगाड़ेंगे। तो वैसे करके इस योग को बड़ा अच्छा लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक सवाल सर ये है, अगर किसी की कुंडली में दो नीच के ग्रह बैठे हों और दोनों का नीच भंग हो रहा हो, करेक्ट, तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत उन्नति देखने को मिलती है। और दो ग्रह नीच के हो और उसके बाद नीच भंग हो जाए तो देखिए, नीचता ये दिखा रही है शुरुआत आपकी डाउन से होगी, प्रॉब्लम आएगी, फिर कोई एज अ सेवियर आएगा और आपको बचा के ले जाएगा। तो वो जो आपने अर्श से फर्श वाली बात की, उसमें इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। शशि कपूर साहब का नाम सुना होगा आपने। शशि कपूर जी की जो पॉपुलर चार्ट है, क्योंकि पता नहीं वो कितना सही कितना नहीं है, उसमें उनकी कुंडली में यही योग है, दो नीच के प्लैनेट है। अब उनके केस में क्या देखने को मिलता है कि नो डाउट सारे भाइयों ने अच्छा परफॉर्म किया, मोस्टली सभी नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, हट के रही, अपने खुद के नाम, अपनी मेहनत से नाम बना पाए। और कई हम शो में सुनते हैं उनको टैक्सी कहते थे राज कपूर, क्योंकि वो हर मूवी में जा के कहते थे कि भाई थोड़ा रोल भी है मैं कर लूँगा। तो ये है नीचता होने के बाद उसको ओवरकम करके अपनी जगह बनाना। तो आपने जैसे कहा ये फ़ायदा देता है। अगले रूल पे चलते हैं। अगला बड़ा सिंपल सा रूल है, आप जहाँ नीच के हैं उस घर का मालिक यदि बली हो जाए तो वो अपने घर की रक्षा करेगा। ओके, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि अगर हम कह रहे हैं भाई सूर्य तुला राशि में नीच का है और उसी कुंडली में शुक्र उच्च का बैठा है, तो अपने घर की अपने घर का तो रक्षा करेगा। हम कहेंगे भाई यहाँ उच्च का हो गया, यहाँ पे आप नीचभंग लगाओ और इस घर का नुकसान होना नहीं दिखता है। शर्त केवल इतनी है कि उस घर पर उसकी दृष्टि आ जाए, अपने घर को वो देख ले, तब हम ये कहेंगे। अगर वो नहीं देख रहा है और कहीं और बैठा है, जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, अगर तुला में सूर्य नीच का हुआ और शुक्र 12 नंबर की राशि में हुआ, तो पहले तो वो होगा नहीं, क्योंकि सूर्य शुक्र साथ साथ रहते हैं। ठीक है। इन केस अगर हो जाए हाइपोथेटिकली, मतलब कोई और प्लैनेट है वो वहां पर है, तो भी हम कहेंगे तुला राशि पर 12 नंबर में बैठकर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ सकती, उस घर के मालिक की नहीं आ सकती। उस आधार पर यहाँ ये नहीं लगेगा। तो सिंपल भाषा में बोलूँ, जहाँ ग्रह नीच का है उस घर का मालिक बली होकर अपने घर को देख ले तो प्रोटेक्शन देना उसकी ड्यूटी है, और वो स्ट्रांग है तो वो ज़रूर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको कहूँ तो अगेन मेष लगन लेते हैं, सिंपल लगन से बात करते हैं। लगन में ही शनि बैठा हो नीच का, अब हम कह रहे हैं लगन की हानि हो गई, लगन में तो नीच का ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह बैठा है, पर उसी कुंडली में शनि मंगल महाराज यानी लगन के मालिक 10वें घर में 10वीं राशि में एग्जॉल्टेड होकर उच्च के बैठे हों। अब क्या होगा कि उस मंगल की चौथी दृष्टि अगर हम काउंट करेंगे तो मेष पर आ जाएगी। तो हम कहेंगे भैया बिल्कुल मत डरो, शनि की यहाँ पर कोई बुरा परिणाम देने की कैपेबिलिटी ज़्यादा सही वर्ड है, औकात नहीं बोलना चाहिए, ग्रह नाराज ना हो जाए। तो यहाँ पर वो शनि अक्षम है नेगेटिव रिजल्ट देने में, क्योंकि मंगल बहुत सक्षम है अपने घर को बचाने में। ओके। तो आपने जो कहा घर का मालिक बली होके घर को देख ले तो भी टेंशन फ्री होके रहिए। तो ये सारे आज हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चेक कर लिए, पूरी एक मास्टर क्लास ही हो गई ये। एंड आई होप कि आपने भी अपनी कुंडलियों पे अप्लाई कर लिया होगा अभी तक कि कहाँ से नीच भंग हो रहा है, राजयोग कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी अलग शर्तें हैं नीच भंग राजयोग होने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप किस लग्न के हैं और क्या आपकी कुंडली में एक या एक से ज़्यादा नीच ग्रह हैं। अगर हैं तो क्या वो नीच भंग राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।